नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा रद्द हो गया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से स्टेट प्लेन के जरिए लौट रहे थे। उन्हें हरिद्वार में शांति कुंज के कार्यक्रम में भी शामिल होना था, मगर स्टेट प्लेन में आई तकनीकी खराबी के चलते सीएम धामी हरिद्वार नहीं पहुंच पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो हरिद्वार का जो दौरा था पुष्कर सिंह धामी का, वो रद्द हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से दौरा रद्द हुआ है। स्टेट प्लेन में आई तकनीकी खराबी के कारण मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूं। आशा है आप सब इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं मैं शीघ्र ही आप सबके बीच में आऊंगा। मैं आप सबसे मिलूंगा और जो आज कार्यक्रम में ना आ पाने का मैं कहूं कि काफी मन में मेरे एक कष्ट है। वहीं हल्द्वानी में बीती रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पथराव हुआ है। आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। हंगामे की सूचना पर मेयर जोगेंद्र रोतेला थाने पहुंचे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने थाने पर हंगामा किया और हंगामे की ये तस्वीरें हल्द्वानी से हम आपको दिखा रहे हैं। इस हंगामे की जानकारी लगी तो सूचना पर मेयर जोगेंद्र रोतेला भी थाने पहुंच गए और मामले को शांत कराने की कोशिश की। कुछ हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनसे कहा उनके पटके को देखकर कि बजरंग दल वाला है इसको, और उस पर हमला किया उन्होंने दराती या कोई धारदार हथियार से। और बाकी लोगों ने उसके बाद डंडे इत्यादि पत्थर और इत्यादि सभी कुछ दिखाई। मेरा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जो भी इस तरह की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाले लोग हैं थाने में उनको आना चाहिए, उनको यहाँ बैठाएं और उनसे पूछताछ करें क्या उनका मंतव्य है, किस कारण। मुझे तो एक सोची समझी साजिश लगती है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बाइक पर आए, उन्होंने किसी का नाम लेकर वहाँ पर गाली गलौज किया और धर्म विशेष विरुद्ध टिप्पणी की। इसमें अभी तहरीर नहीं आई है थाने में। तहरीर आने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। दरअसल बताया जा रहा है कि बजरंग दल कार्यकर्ता हनुमानगढ़ी मंदिर से हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे थे। शीश महल गेट पर 4 से 5 बाइकों पर सवार लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इस बीच 3 हमलावरों को पकड़ लिया गया, मगर उसके कुछ देर बाद ही हमलावरों को 50 से 60 साथी धारदार हथियार और लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और पथराव कर अपने 2 साथियों को छुड़ा ले गए। इसी से गुस्साए लोग थाने पर इकट्ठा हो गए। अब ये देखिए 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जिस दौरान हमला किया गया, हंगामे की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है थाने पर किस तरीके से हंगामा किया गया है गुस्साए लोगों ने, उसकी ये दूसरी तस्वीर है। अंकित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, क्या उनका आरोप है और जिस तरीके से हमला हुआ, थाने में भी हंगामा किया गया, अब क्या स्थिति सामान्य है? आपको बता दें कि कल की घटना है, देर रात की घटना है, और जिस तरह से जो विवाद तलब हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करके जब अपने घर को वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। और हमला जो कर रहे थे उनकी संख्या लगभग ये बता रहे हैं 50 से 60 है। उसका विरोध करने यहाँ पर हिंदू संघ के लोग भी आ गए और लगातार उन्होंने विरोध यही जताया है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमला करा है उनको तुरंत गिरफ्तारी हो। वहीं जो अपडेट अभी आ रही है 10 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी यहाँ पंचायत भी चल रही है। पंचायत में ये डिसीजन लिया है कि जितने भी लोगों ने हमला किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर विवाद इतना उत्पन्न न हो, शांति व्यवस्था बरकरार रहे, उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट में हो चुकी है। जी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते। लंबे इंतजार के बाद टिहरी के सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा शुरू कर दी गई है। अब भक्तों को 1.5 किलोमीटर चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। रोपवे नवरात्र से पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे शुरू करने में देरी हुई। रोपवे में मंदिर तक आने जाने का किराया 177 रुपए तय किया गया है। सुरकंडा देवी मंदिर के लिए 2015 में पीपीपी मोड में रोपवे बनाने को मंजूरी मिली थी।
आगे बढ़ेंगे। देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, मिल्क प्रोडक्ट में मिलावट को लेकर एफडीए की कार्रवाई हुई है। 7 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया गया है। सैंपल को भी जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। मुरादाबाद, रामपुर से पनीर सप्लाई हुआ था। देहरादून की डेयरियों पर यह पनीर बिकता है। 2 दिन पहले भी 5 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा गया है और अब इस पनीर के सैंपल भी लैब भेज दिए गए हैं जांच के लिए। देहरादून की कई डेयरियों में ये नकली पनीर सप्लाई होता है। 2 दिन पहले भी 5 क्विंटल के करीब नकली पनीर को पकड़ा गया है। जब इसकी जानकारी लगी तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और उसके बाद बड़ी मात्रा में करीब 7 क्विंटल नकली पनीर को जब्त किया गया है। जांच के लिए लैब में सैंपल को भी भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व में कुछ सैलानियों की जान पर बन आई जब एक हाथी सैलानियों की गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। अगर सेकंड्स की देर होती तो इन सैलानियों की जान शायद कोई नहीं बचा पाता। ये तस्वीरें गजराज के गुस्से की गवाही दे रही हैं। देखिए, एक हाथी कैसे गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। तस्वीरें कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला इलाके की, जहां पर सफारी के दौरान एक हाथी सैलानियों की गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। कुछ सैलानी सफर पर निकले थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड रास्ते से गुजर रहा था। जंगल में इंसानों को देखकर हाथी भड़क जाता है और वो गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है। हाथी का हमला होते देख गाड़ी का ड्राइवर बैक गियर लगाता है और गाड़ी को पीछे की तरफ दौड़ाने लगता है, मगर हाथी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि एक पल के लिए लगा कि सैलानियों की जान बचा पाना मुमकिन नहीं होगा। मगर किसी तरह से ड्राइवर गाड़ी को बैक गियर में तेजी के साथ पीछे दौड़ा देता, जिससे सैलानियों की जान बच जाती है। जरा सोचिए, अगर ये गाड़ी खराब हो जाती और समय रहते बैक गियर नहीं लगता तो क्या होगा। हाथी इतने गुस्से में था कि वो किसी को भी नहीं बख्शता। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोविड के खौफ के बीच चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए धामों में यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। मगर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि धामों में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने पर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें, सरकार ने इस बार चारधाम में एक दिन में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी है। गंगोत्री धाम में एक दिन में सिर्फ 7,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। सरकार की ओर से चारों धामों में जो यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, उसको लेकर तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि जो ये तीर्थ स्थलों में चारों धामों में जिस तरह से संख्या निर्धारित की गई है, सरकार का जो ये निर्णय है यह अव्यावहारिक है और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। उत्तराखंड की हमारी गवर्नमेंट सरकार है, यह निर्धारित संख्या में यात्रियों को छोड़ने का मन बना रही है जो कि सरासर गलत है। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि जब यहां पर एक रात्रि में 20,000 आदमी यात्री रुक सकता है, तो आपको ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि जो आप सीमित संख्या में यात्रियों को छोड़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चारधाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित किए जाने पर उत्तरकाशी में भी व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर हर्षिल में व्यापारियों ने सरकार के फैसले का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि 2 साल से यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस बार जबकि हालात तो ठीक लग रहे हैं, सरकार तब भी यात्रा पर बंदिशें लगा रही है, जिससे उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने
जो फैसले किए हैं वो व्यापारियों को रास नहीं आ रहे हैं। एक दिन के लिए निर्धारित होगी यात्रियों की संख्या, करीब 7,000 यात्री ही चारधाम यात्रा कर पाएंगे। अब उस पर जो व्यापारी वर्ग है उसका ये कहना है 2 साल से हालात बहुत ज्यादा खराब थे, अब क्यों सरकार रोक लगा रही है। आज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर हमारे जो पर्यटन मंत्री है उनके एक वक्तव्य के विरोध में हम लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर उनकी हम सरकार की और उनकी निंदा करते हैं कि जो उन्होंने सीमित संख्या की बात कही है। और 4 धाम में सीमित संख्या का मतलब है कि आप जो व्यापारी लोग हैं और जो होटल के व्यवसायी हैं उनकी रोजी रोटी पर आप लात मार रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से व्यापारी वर्ग की ओर से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक निर्धारित संख्या में ही लोग जाएंगे, व्यवस्था को भी तो सुचारू रखना है, और दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग है जो कि नाराज भी नजर आ रहा है, विरोध भी कर रहा है। गुंजन, देखिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सरकार कोविड के बीच में जो यात्रा करा रही है उसमें कोविड के प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि अभी तक जानकारी के आधार पर तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा में होती है तो कोविड प्रोटोकॉल का भी इसमें पूरी तरह से उल्लंघन हो सकता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि चारों धामों में जो पर डे के हिसाब से यात्रियों की संख्या वो निर्धारित की गई है। और इसमें एक खास बात यह है, क्योंकि चारों धामों में अगर हम बात करें, केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत वहाँ काम चल रहा है, तो अभी भी पर्याप्त काम वहाँ नहीं हो पाया। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था किस तरह से होनी है, एक टेंट कॉलोनी वहाँ बनाई जा रही है। टेंट सिर्फ केदारनाथ धाम के परिसर में भी तकरीबन 1,500 के करीब टेंट लगाए जाएंगे, वहाँ यात्री रुक सकेंगे। इसके अलावा आसपास की एरिया में व्यवस्था की जा रही है, तो ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, इसलिए ये व्यवस्था सरकार ने की है। बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री रुक नहीं सकते हैं, तो इस तरह ये व्यवस्था की गई है कि यात्रियों में सीमित संख्या रहेगी। तो यानी कि ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य जगह से जो यात्रियों की संख्या ऊपर जाएगी तो वो निर्धारण के आधार पर ही आगे भेजा। इससे ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। होटलों के संचालन को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं वहाँ दुरुस्त हो सकती हैं, संख्या निर्धारित रहेगी। लेकिन क्योंकि देखिए एक इसका पहलू ये भी है, क्योंकि 2 साल से यात्रा नहीं हुई है, तो व्यापारियों को उम्मीदें ये लगी थी कि इस बार यात्रा होगी तो उनका व्यवसाय बेहतर तरीके से चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोविड के, और कोविड के बाद अगर ये स्थिति बनती है कि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पर फिर एक बार कोविड का जो मामले है वो बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। तो बरतना पड़ेगा, हालात अगर पहले की तरह खराब ना हो, और ये समझना भी होगा सरकार जो फैसले ले रही है वो इसको ध्यान में रखते हुए ही ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट कौन कौन सी तारीख में खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई की सुबह 11:15 बजे खुलेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को ही दोपहर 12:15 बजे खोल दिए जाएंगे। उधर केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 बजे खोल दिए जाएंगे। तो अगर आप इस बार 4 धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना जांच की जरूरत नहीं होगी। अब तीर्थ यात्रियों को बॉर्डर पर कोविड जांच दिखाए बगैर ही एंट्री मिल सकेगी, मगर तीर्थ यात्रियों को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब 4 धाम यात्रा की ज्यादातर तैयारियां जहां पूरी हो चुकी हैं, दूसरी तरफ जो यात्री इस बार यात्रा कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनको कोविड की जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। टॉयलेट्स की स्थापना हुई है, रास्ते जो मार्ग हैं उन पर जो भी सुरक्षा के कार्य है या मरम्मत आदि हैं वो कर लिए गए हैं, और जो मंदिर के स्थल हैं, 4 धाम के जो धामों के स्थल हैं उनको पूर्ण रूप से तैयार किया जा रहा है, और अब धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि वो भी अपने समय से प्रारंभ हो गए हैं। तो हम लोग सब तैयार हैं 4 धाम की यात्रा के लिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जो पर्यटन विभाग की हमारी टूरिस्ट केयर पे पंजीकरण की व्यवस्था है उसमें काफ़ी संख्या में पंजीकरण हुए हैं। 2 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक पंजीकरण करवा लिया है। कोविड के विषय में स्वास्थ्य विभाग ने जो अपने निर्देश हैं वो कल समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताए भी हैं कि अभी RT-PCR या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। यद्यपि हम प्रतिदिन परिस्थितियों की मॉनिटरिंग करेंगे
और जैसी भी परिस्थिति होगी वैसा कार्य किया जाएगा। लेकिन वर्तमान जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं उसके अनुसार RT-PCR या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी आखिरी चरण में है। डीएम मयूर दीक्षित ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने अगस्त्य मुनि से लेकर गौरीकुंड तक यात्रा तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि यात्रा से संबंधित सभी विभागों को अपने काम तत्परता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में यात्री से मारपीट का मामला सामने आया है। यात्री से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग कार एक यात्री को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यात्री का पेट्रोल पंप कर्मियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद यह मारपीट हुई है। और अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यात्री के साथ किस तरीके से मारपीट हो रही है आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अब मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कुछ जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश हो सकती है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि प्रत्याशी कौन होगा। इसके साथ ही चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए 3 विधायक मनोज तिवारी, भुवन कापड़ी और खुशाल सिंह भी अभी तक चंपावत नहीं जा पाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल रहा जिसे सीएम के सामने उतारा जा सके, या फिर कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। चंपावत सीट के समीकरण को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस को प्रभारी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी प्रत्याशी का नाम भी कांग्रेस की तरफ से फाइनल नहीं हो पाया है। वहीं उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में 95 ब्लॉक, जिला हेडक्वार्टर और नगर निगम क्षेत्रों में 115 स्थानों पर गोष्ठियां होंगी। इन गोष्ठियों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के लोग भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में करीब 26% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। हमारे जो 95 ब्लॉक हैं, हमारे जो जिला हेडक्वार्टर हैं और जो हमारे नगर निगम क्षेत्र, यहाँ पे 115 स्थानों पे एक दिन के सम्मेलन और संगोष्ठियाँ की जाएंगी, जिसमें कि हम वहाँ के स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को और पंचायती राज विभाग को, NGO को, सबको बुलाएंगे और वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक लोग उसमें रहने वाले हैं और एक बड़ा अभियान लेने कि हमको उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में रुद्रपुर और हरिद्वार में कार्यवाही। रुद्रपुर के घास मंडी में धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला। इस दौरान टीम ने मूर्तियों को सुरक्षित कर मंदिर के चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं हरिद्वार में अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में बहादुराबाद के सुमन नगर में 6 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। आप देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुद्रपुर और हरिद्वार की ये तस्वीरें, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं रुड़की में भी HRDA ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। अथॉरिटी ने ऐसे निर्माणों पर एक्शन लेना शुरू किया है जो बगैर परमिशन के बनाए जा रहे हैं। शहर के साथ देहात क्षेत्रों में अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले भी अलग अलग क्षेत्रों की कई अवैध निर्माण और प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया था। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि पूरा हमारे मशीनरी सिस्टम अब पूरा रनिंग में आ चुका है और पत्रावलियों की जांच चल रही है। और चुनाव प्रक्रिया के बाद हमने करीब लगभग 10 सील कर दिए हैं, 2 ध्वस्तीकरण कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। प्राइमरी स्कूल के ऊपर गिर रहे मलबे की खबर पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। PMGSY के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने सड़क का निर्माण कर रही कंपनी को फटकार भी लगाई है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें, सड़क निर्माण के लिए पहाड़ की कटिंग का काम चल रहा है, मगर पहाड़ से पत्थर और मलबा स्कूल के ऊपर आकर गिर रहा था, जिससे शिक्षक खौफ में हैं। मसूरी में सैलानियों के लिए शटल सेवा शुरू कर दी गई है। मसूरी पेट्रोल पंप के पास बनी पार्किंग पर सभी प्राइवेट बसों को रोका जा रहा है। यहां से यात्रियों को टैक्सी शटल सेवा के लिए उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। दरअसल मसूरी में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए डीआईजी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। ईद त्योहार को लेकर रुड़की में एसएसपी ने व्यापारियों, पार्षदों समेत समाज के जागरूक वर्ग के लोगों के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही ईद पर्व को लेकर उनसे सुझाव भी मांगे। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि ईद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ईद को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमारा देहात में मौजूद है। जो विभिन्न ईदगाह हैं वहाँ पर हम पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाएंगे और इसके अलावा हमारी जो टीमें हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती रहेंगे कि कोई भी अनटूवर्ड कोई बात ना हो और शांतिपूर्वक जो इसकी एक अपनी स्पिरिट है उसके साथ ये त्यौहार संपन्न हो। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के जंगलों में आग लगी हुई है। चक्राता वन प्रभाग के जंगल में आग लगी है। यह ग्रामीणों के बागीचों तक पहुंच गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों ने किसी तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से आग पर काबू पाया है। अब ये देखिए, तस्वीरें भी आपको चक्राता के जंगल की दिखा रहे हैं। इस तरीके से वहां पर आग लगी हुई है।